जनाब शहबाज शरीफ साहब प्लीज। आसिफ जरदारी, ख्वाजा साद रफीक और दूसरे असीरान के आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स मेहरबानी करके इशू करें। आप जो ऑनरेबल मेंबर इस हाउस में मौजूद ना हो किसी वजह से भी आपने उसके ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आप तशरीफ रख के प्लीज, इस बार मैं क्या करूं भाई बताओ। The house is adjourned to meet again on Tuesday. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के हवाले से। नेशनल पॉलिटिकल सीन जो है वो तो लगता है कि कुछ ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐवान के अंदर कशीदगी बढ़ती ही चली जा रही है। जब से बजट सेशन शुरू हुआ है सिर्फ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कशीदगी हमें नज़र आ रही है। दोनों तरफ से शोर शराबा है, स्पीचेस हैं कि हो नहीं रही हैं, और डिबेट बजट के ऊपर तो अभी तक लगता है शुरू ही नहीं हुई। उसके अंदर जो दूसरा इशू सामने आया है वो ये है कि अपोजिशन इस वक्त बज़िद है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू किए जाए। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो स्पीकर्स चेंबर के बाद गुज़िश्ता रोज़ धरना भी किया है। और दूसरी तरफ से इत्तलात ये आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि बस अब अपोजिशन को अपीज़ करने की या रीच आउट करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। ना अगर वो पार्लियामेंट में शोर मचाते हैं तो हुकूमत या ट्रेजरी बेंचेस से भी शोर मचाया जाएगा, उनकी भी स्पीचेस नहीं सुनी जाएंगी, और प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही हम आजकल पार्लियामेंट में देख रहे हैं कि अब जब अपोजिशन से कोई तकरीर करने के लिए उठता है तो साथ ही में फ़ौरन ट्रेजरी बेंचेस से भी शोर शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो ना सिर्फ करीब आ रही है मगर अब इत्तलात कुछ इस तरह की भी आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पार्टीज़ जैसे कि ANP शायद सेनेट के अंदर चेयरमैन को तब्दील करने के लिए भी कोई मूव करेगी। ये इतनी ज़्यादा जो सियासी कशीदगी है इसको हुकूमत किस तरह देख रही है? क्या उनके लिए कोई परेशानी का सबब है यहाँ? इस सूरत हाल के अंदर वो बजट कैसे पास करवाएंगे? और इसके अलावा जो उनका बहुत एक क्या कहते हैं एम्बिशियस लेजिस्लेटिव एजेंडा है वो उसके ऊपर किस तरह काम करेंगे? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद ख़ान साहब जो एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम टू द शो फैसल साहब। फैसल साहब, मेरे कॉलीग्स ने तो जो मुझे इंट्रोडक्शन दिया उसमें लिखा हुआ था कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बट मुझे ख्याल आया कि आपको कहना चाहिए कि आप हकीकी ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। जी फैसल साहब, तो छोटा हूँ छोटे हैं या बड़े नहीं है बट हकीकी ग्रुप के जरूर हैं। जो हकीकी ग्रुप है ना PTI का, आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट मेकिंग दिस डिस्टिंक्शन नाउ। अच्छा फैसल साहब, सब पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो इत्तलात इतनी ज़्यादा आ रही हैं कल से कि इमरान खान साहब ने मीटिंग के अंदर कहा कि कोई प्रोडक्शन ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं है और अब हम उनकी भी स्पीच नहीं सुनेंगे अगर वो मुझे स्पीच नहीं करने देते, इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, एक चीज़ तो हमें देखना है कि हुकूमती अरकान को नेशनल असम्बली में वो स्पीच नहीं करने देते, वो बीच में मुदाखलत करते हैं और ये ख़ुद बोल के चले जाते हैं। इस तरह पार्लियामेंट नहीं चल सकती, नंबर 1। नंबर 2, मसला ये है कि या ये इश्यूज़ पे बात करें, अब बजट है बजट पे बात करें, अवाम के मज़ीद इश्यूज़ हैं उन पे बात करें। नहीं, इन्होंने बात करनी है सिर्फ 2 ख़ानदानों की जो करप्शन है उसकी प्रोटेक्शन पर। इन्होंने बात, और जो हमेशा से ये इनका चलता आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी जो की हुई करप्शन, अपने मुफादात की प्रोटेक्शन के हवाले से बात करते हैं। या तो ये ना अवामी इश्यूज़ पे बात करें, तो ये तो किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं। तो फिर इमरान खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं, फिर हम बिल्कुल ये हमारी बिल्कुल ये पॉलिसी है। इस तरह से नहीं चल सकता। किस तरह दुनिया में कहीं होता है कि आप क्रिमिनल्स को जिन पे केसेस चल रहे हैं वो आके बड़ी बड़ी तकरीरें करें? दुनिया में कहीं होता है? नहीं, बट देखिए वो क्रिमिनल्स इस तरह के उनके ऊपर इल्जामात हैं, अरेस्ट हुए, बट अभी देखें कन्विक्शन तो फाइनल नहीं हुई ना। इस तरह तो केस सलीम खान साहब पे भी चल रहा है, उनको अब हम क्रिमिनल तो नहीं कहेंगे ना, हमें वो इल्जाम है। जब वो केस खत्म हो जाएगा तो तब बात करें, पहले से ये कह देना। देखिए वो तो टैक्स का केस था, नायब का था भी नहीं, लेकिन जो भी था वो फिर भी गए, पेश हुए, वहाँ रहे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि आके जिनको हीरो बना दे, तकरीरें करें, चीजें करें। देखिए मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान का इस वक्त प्रॉब्लम है क्या?
पाकिस्तान के खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी कम है, और यही हर घर का मसला है। 10 साल में 24,000 अरब रुपया कर्जा बढ़ाया, मुल्क गरीब हुआ, लेकिन ये 2 ख़ानदान अमीर हुए, इनकी जायदादें ऊपर गई, इनके बैरून मुल्क असासे ऊपर गए, इनकी टीटियाँ, इनकी ओमनियाँ, इनका सब कुछ ऊपर गया, लेकिन आम आदमी गरीब हुआ। 50% आबादी हमारी गुर्बत की लाइन के नीचे गई। वो क्या वजह है कि वो 24,000 अरब रुपया वो गया किधर? फैसल साहब, इसमें 2 चीजें हैं ना। नहीं, हाँ। जब इसका जवाब लेते हैं तो इनको सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात को बचाने के लिए ये हरबे इस्तेमाल करते हैं। ये कंटिन्यू इस तरह से नहीं हो सकता। ये जो पार्लियामेंट जमहूरियत करते रहे हमेशा से, हम तो छोटे से थे देखते आए हैं। आप खुद अपनी उम्र की बात करें, मैंने नहीं की। हाँ। नहीं, ये 10-15 साल 20 साल आप ले ले, यही होता है। नहीं, तो सब ठीक है फैसल साहब, बट अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस चल रहा है, उसको कभी किसी ने तो नहीं चल कहा रहा है, रोके। चल रहा है। मगर पार्लियामेंट को चलाने के अंदर हुकूमत की भी एक जिम्मेदारी होती है। अब देखिए, हमने पहली दफे देखा है कि ऑपोजिशन की तरफ से अगर स्पीच हो रही है तो हुकूमती बेंचेस से, जो ट्रेजरी बेंचेस से लोग हैं वो प्लैकार्ड्स पकड़ के खड़े हो गए और उन्होंने भी शोर डाला। तो लग इस वक्त ये रहा है कि अगर आपका जो इल्जाम है कि ऑपोजिशन इज नॉट सीरियस, तो लग तो ये रहा है कि द गवर्नमेंट इज आल्सो नॉट सीरियस। आप तो बिल्कुल और अगर स्पीकर साहब को रोकेंगे वजीर आजम साहब कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स ना इशू करें, तो इसमें 2 चीजें हैं कि एक तो क्या स्पीकर को इस तरह वजीर आजम साहब को इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये तो द स्पीकर इज सपोज टू बी न्यूट्रल टेक्निकली। और दूसरा वही बात आ जाती है कि फिर आपका भी तो, आपका जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है, हुकूमत आपने चलानी है, पार्लियामेंट चलानी है, वो आप कैसे करेंगे अगर आप इनसे लड़ाई करते रहेंगे हर वक्त? कितनी प्यारी बातें कर रही हैं आप, है ना? ये दुनिया बस की किसी भी और मुल्क में ये बातें हो सकती हैं। यहाँ पे हमने वो भी करके देखा, आप कह रही ना वो पार्लियामेंट रवायात, आपने कोशिश की शुरू में। क्या वजह है ये देखें, एक आदमी पे केसेस हैं, उनको बना दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, ठीक है, तकरीरें कर रहे हैं, बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, बोली जा रहे हैं, ये अपनी तकरीरें करके चले जाते हैं। जब हुकूमत की बारी आती है तकरीर करने की या बात करने की, ये सुनते ही नहीं। वो भी पूरा चलता रहा ना, वो भी दैट्स the other no, but the point is Faisal sir, that what you're doing is not going to fix the problem na. How will it fix it? You're making it worse. It will fix, आपको नहीं पता इनका जितना बैगेज है, कौन सा बैगेज, ये सारा, तो वो उस बैगेज के बावजूद वो शोर मचा रहे हैं। इनके अंदर के लोग जो है, जो बेहतर लोग हैं, वो भी कहते हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये इनके अपने, इनके अंदर के कौन से लोग? नहीं, ये इस तरह तो नहीं है ना कि नाम लेने, वो जो बेहतर लोग हैं, इनमें कुछ लोग हैं, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। इनका आप ये जो बातें कर रही हैं दुनिया में कहीं और हो, मैं बात मानता हूँ, लेकिन जहाँ इन जैसे लोग हों, जहाँ पे जिन पे केसेस बने हुए और आके वो, या तो होना कि आके वो बात करें अवामी इश्यूज के ऊपर, बजट के ऊपर आके बात करें। बजट पे शहबाज शरीफ साहब तकरीर करना चाह रहे थे ना, आपने सुनी नहीं उनकी तकरीर। ये बात करते हैं, हमें क्या पता वो शायद कोई अवामी इश्यूज की बात कर रहे हो, आपने सुनी एक और मैं नहीं दी आपको हमें। एक मिसाल देता हूँ। क्या? ये बिजनेस एडवाइजरी जो मीटिंग होती है, जिसमें तय पता है कि किस तरह से हाउस की प्रोसीडिंग्स चलेंगी, एक उधर से बात करेगा, एक इधर से बात करेगा, या 2 उधर से बात करेंगे, एक इधर से बात करेगा। ये एग्री हुए कई बार मीटिंग्स के अंदर, उनका बिल्कुल ठीक है, हम भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे, तो पार्लियामेंट की जो रवायात हैं वो सारी चीज़ें चलें। वहाँ मीटिंग में कुछ और अंदर आके कुछ और हो जाते हैं, वो भी करके देखा, लेकिन इनका यही So you basically feel कि आपने कोशिश की एंड दे लेट यू डाउन, तो इसलिए अब आप भी इसी तरह, क्या आप इस तरह बजट पास कर सकते हैं? बजट तो पास हो जाएगा, आपके पास नंबर्स हैं, आपको कोई फिक्र की बात नहीं है इसके अंदर। फैसल साहब, अगर अकाउंटेबिलिटी इतना बड़ा इशू है और करप्शन इतना बड़ा इशू है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर भी ऐसे जो लोग मौजूद हैं जिनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं, तो पार्टी उनके बारे में क्यों नहीं कुछ करती? मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। हमारे तो खैर कई लोगों पे हुआ और उन्होंने फ़ौरन ही इस्तीफ़ा दिया, लागू इम्पार्शली। स्वाति साहब ने इस्तीफा दिया, उसके बाद आप वापस ले आए। जो भी कानूनी पहलू है, देखें क्या कानूनी पहलू है, मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए ना। मॉरल अथॉरिटी तो ये है कि इल्जाम लगा, किसी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर उसको बाहर रखें, आप उसको वापस ले आए कैबिनेट के अंदर। मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, ये सब कुछ समझ में एक चीज होनी चाहिए, हमें ही समझाएंगे। असल होता है लीडरशिप से। इमरान खान पे केस चला, इन्होंने चलाया, जब पैनामा आया उसके बाद, क्योंकि पैनामा पे इमरान खान ने आवाज़ उठाई थी, तो इन्होंने इमरान खान पे केस कर दिया। बाहर हलाल की कमाई की, पाकिस्तान पैसा लेके गए, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे,
60 से ज्यादा दस्तावेजात थी, एक एक चीज का डॉक्यूमेंट दिया। 40 साल पुराना काउंटी क्रिकेट जो खेलते थे उस वक्त के, एक सेकंड लिसन टू मी, नो इमरान खान साहब का तो कोई हमने आप मेरी बात तो नहीं सुन लेना, किया। मेरी बात सुन लेना, समझाना चाह, एक एक चीज का हिसाब दिया। 1 साल से ज्यादा अदालत में मुकदमा चला और वो सुरखरू निकले, सर्टिफाइड सादिक और अमीन। दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे करप्शन होती है, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पैसा बाहर बेचते हैं और एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते अपनी सफाई में। आप किधर कंपैरिजन कर रही हैं दोनों का? मैंने इमरान किसी खान साहब सूरत की तो कंपैरिजन बात हो ही ही नहीं सकता। मैंने इमरान खान नहीं, साहब मैं की तो करूंगा, बात ही नहीं की ना, मैं तो कह रही हूँ जो दूसरे लोग हैं आपकी सफों आप में। किसी पे उठा के देखें, हमारे दे लीड बाय एग्जांपल, आप किसी का, लेकिन एक बात मैं आपको समझा दूं यहाँ पे, इस तरह ये किसी सूरत ये नहीं इजाजत हो सकती कि आप एक केसेस चल रहे हैं और आप आधा आधा घंटा पौना पौना का नैब चेयरमैन के ऊपर इल्जामात हैं, आप कर रहे उनको हैं। इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रहे, और वो भी इल्जामात हैं, वो अब्यूज ऑफ पावर के इल्जामात हैं। हम किसी भी इदारे में, आप ये भी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल हुकूमत की, एक बताएं किसी हुकूमती इदारे में या इंसाफ के इदारे में हमने कहीं पे मदाखलत की हो? ये तो सारा वक्त इन्फ्लुएंस करके चलते रहे। मेरा सवाल किधर था और आपका मैंने वही जवाब किधर दिया है? वी डू नॉट इंटरफेयर किसी भी, But how वो can भी you- there are अदालतें मौजूद हैं, सब जगह मौजूद है। हमारा काम नहीं है ये, हमारा काम, और ये जो केसेस हैं, ये जो सारे केसेस हैं, नहीं तो ये जो जिन इनके- इल्जामात का मैंने जिक्र किया उसके बारे में कोई हुकूमत को ही कुछ करना है ना। अगर नायब चेयरमैन साहब के ऊपर कोई इल्जाम लगता है सर, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, उस पर ये तो नहीं हो सकता कि कोई और देखेगा। वो क्योंकि वो तो ऑटोनमस इदारा है, उसका फैसला तो हुकूमत को ही करना है। जो किसी के खिलाफ कोई केस हो, कुछ हो, कहीं पे चल रहा हो, अदालतों में हो, ये अदालतों के काम है, हमारे काम तो नहीं है। हम इंटरफेयर तो अदालत नहीं आ सकती ना सर। नहीं, क्यों नहीं आ सकती सर वो तो पार्लियामेंट्री आप कमेटी बनाए तो उसके अंदर इल्जामात को वो इन्वेस्टिगेट कर ले। नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी, अच्छा इस पे भी आ जाए, वो कहते हैं उनका जो मौकफ है अपोजिशन का कि ये गवर्नमेंट ने करवाया, यही है ना? नहीं गवर्नमेंट नहीं, सुने, वो तो गलत बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, मैं तो कह रही हूँ इल्जामात को सुन तो ले, वो इन्वेस्टिगेट कहते करना चाहिए हैं, ना। मेरी बात तो सुने ना, गवर्नमेंट, वो कहते हैं गवर्नमेंट ने करवाया, गवर्नमेंट कहती है उन्होंने करवाया, दोनों पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, ये दोनों कैसे इसकी पार्लियामेंट्री कमेटी कर सकती है? आप तो ये तो दुनिया में नहीं हो सकता ना कि आप जो तो दो बात लोग कर रहे कह हैं रहे सर, हैं वो खुद ही बैठ के सर वो आप कर तो दें। इल्जामात वो That बात is करें कि वो not लीक the- किसने किया। No, no, मैं no, तो no. कह रही हूँ That ओरिजिनल is not- इल्जामात no, no, जो that है। is not the right forum. Parliamentary committee अच्छा on तो this फिर कहाँ thing is होना not चाहिए? the- चले not आप the- फिर हुकूमत it is फैसला not the कर right ले। forum. चले फिर कहाँ होना चाहिए? जाए अदालतों में जाए, हम क्यों इंटरफेयर करें इंसाफ के? देखें बात सुनिए, ये जो जितने केसेस चल रहे हैं ना, मैं इसको मजीद क्लैरिफाई कर दूं, ये जो नवाज शरीफ पे या आसिफ जरदारी पे या किसी पे भी, ये पहले के केसेस चल रहे हैं, ये हमने नहीं किए हैं। हमने आज तक किसी चीज के अंदर मदाखलत नहीं की इदारों के अंदर। नहीं, वो शहबाज शरीफ के बेटों के खिलाफ जो केसेस है वो तो आपकी हुकूमत के दौरान बने जी नहीं, ये वही केसेस हैं, ये सारी टीटियां सब कुछ वहीं से निकल रहा है। ये तो आगे चीजें निकल रही है, केसेस तो पहले के लगे हुए हैं। और आपको पता है ये इन्होंने किया क्या, एक और चीज भी ये सब के लिए इन्होंने किया क्या, इन्होंने हमेशा इलेक्शन के करीब आके एक दूसरे के विलन बने, सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए। अंदर से एक थे, केसेस जरूर बनाए, कभी किसी ने एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी नहीं की, आगे लेकर के नहीं। तो फिर अकाउंटेबिलिटी चलने देना। फिर आपके वजीर क्यों आके कहते हैं कि फलाना भी अब अरेस्ट होने वाला है, और अगले दिन फैसल वाउडा साहब ने कहा शाहिद खाकान अब्बासी साहब अरेस्ट होने वाले। अगर उन्होंने कुछ किया है तो अरेस्ट में तो कोई हर्ज नहीं है, पर जब आपकी हुकूमत वाले पहले से कह देते हैं तो लगता है कि फिर आप लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उस सारे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में। लेकिन वो होप करते हैं, लेकिन होप करते हैं, हाँ होप करते हैं, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए। राइट, आई एग्री विद। अच्छा, तो वो ये उनकी उम्मीद है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से। स्टे विद अस। रायगढ़ में मेल मिलाप हुआ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन उनकी अदम मौजूदगी नून लीग के अंदर और शरीफ खानदान के अंदर ग्रुप बंदी की तरफ वाज़िया निशानदेही करती है, और दोनों के अब्बू जो है वो करतूतों का हिसाब देने अपनी अपनी असल जगह पे पहुंचे हुए हैं। सियासी रेलू कट्टे उधार के ऑक्सीजन सिलेंडर पे चल रहे हैं। अपोजिशन इसी तरह हाथ मलती रह जाएगी, इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में एक दफ़े फिर हम बात करेंगे जो इतवार के दिन रायविंड में मरियम नवाज़ साहिबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दरमियान मुलाकात हुई। ये मुलाकात तो इन दोनों की पहले इस्लामाबाद में एक इफ्तार पे भी हो चुकी थी, मगर इतवार के दिन जब ये मुलाकात हुई तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों जो रहनुमा हैं उनके साथ उनकी जमातों की एज सच कोई ख़ास सीनियर लीडरशिप नहीं मौजूद थी जैसे कि इफ्तार के दौरान थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ तो उनके पंजाब की जो लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी मौजूद थी, मगर मरियम नवाज़ साहिबा के साथ ना तो शहबाज शरीफ साहब थे जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, PMLN के हेड भी हैं, और ना ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे जो इफ्तार के दिन लग रहा था कि जैसे डेलीगेशन को वो लीड कर रहे हैं। ये जो गैर मौजूदगी थी शहबाज शरीफ साहब की, इसको ऑफ कोर्स हुकूमत ने फ़ौरन एक दफ़े फिर इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दर के अंदर जो कुछ डिफरेंसेस हैं शायद ख़ानदान के अंदर, जो दो मुख्तलिफ बयानिए हैं नवाज़ शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के, कि शायद वो बयानिए अभी तक कायम हैं। मगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी नहीं थे और भी जो सीनियर लीडरशिप है जैसे SN इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, इनमें से कोई नज़र नहीं आया। वो क्या इस्लामाबाद में मसरूफ़ थे, वो पहुँच नहीं सके, या बहुत लास्ट मिनट पर ये अरेंजमेंट की गई, या मरियम नवाज़ साहिबा ने ज़रूरी नहीं समझा। मगर उससे कुछ सवाल तो ज़रूर उठते हैं कि इस वक्त पार्टी के अंदर क्या सोचा जा रहा है और क्या ये जो डिफरेंसेस हैं ये मौजूद हैं कि नहीं। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलाल महबूब साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिलडैट के। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। जी सर, तो ये जो इतवार के दिन मुलाकात हुई और मरियम नवाज़ साहिबा के साथ सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, बट जो हमें हर वक्त सामने नज़र आती है पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर लीडरशिप या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नज़र आती है, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, SN इकबाल साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये सारे मौजूद नहीं थे। ये क्या कोई अहम इसमें कोई इसकी सिग्निफिकेंस है जैसे हम सवाल उठा रहे हैं, या आपके ख्याल में इसको बिल्कुल अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखिए, आप जिस चीज़ की तरफ शायद इशारा कर रही हैं उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। देखिए, मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त अपनी गालबन तारीख़ के सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर से गुज़र रही है। इतना बुरा वक्त दबाव के लिहाज से और प्रोसिक्यूशन के लिहाज से, या यूँ समझ लीजिए कि एहतसाब के लिहाज से इन पर पहले नहीं गुज़रा। अगरचे मुशर्रफ ज़माने में बुरा दौर था, लेकिन शायद ही उससे भी बुरा है। अब जब मुश्किल दौर में, अगर मैं आपकी यहाँ बात काट सकूं कि आपको 99 से ज़्यादा भी ये मुश्किल क्यों लग रहा है? उस वक्त तो मार्शल लॉ था और नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन हुई थी टेररिज्म कोर्ट से। जी, उस वक्त देखिए एक बिल्कुल सामने एक फ़ौजी हुकूमत थी, और फ़ौजी हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात होते हैं उनके बारे में एक आम ख्याल ये होता है कि ये एक फ़ौजी हुकूमत के इक़दामात हैं और ये मामूल की चीज़ नहीं है, यानी एक रेगुलर जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए नहीं है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो बहरहाल एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ज़माने में हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते किसी फ़ौजी डिक्टेटर की तरफ से हो रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा मुश्किल वक्त है इसको डील करने का। वो फ़ौजियों से तो बराह रास्त फ़ौजी हुकूमत से डील कर रहे थे, तो उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये एक मुश्किल वक्त है, तो इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने का क्या रास्ता हो, इसके बारे में मुस्लिम लीग नवाज़ भी नहीं छुपाती कि हमारे दरमियान एक से ज़्यादा आराम मौजूद है। इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब की एक राय है, नवाज़ शरीफ साहब की एक राय है। सब लोग नवाज़ शरीफ साहब की बात को हतमी तौर पे मान लेते हैं, लेकिन इख्तलाफ मौजूद है। अब इस बात को कहने के बाद मेरा ख्याल ये है कि उस दिन की जो मुलाकात इतवार की जिसका जिक्र कर रही हैं, वो दो पार्टियों की समिट मीटिंग नहीं थी, यानी उनकी जो क़यादत की एक रस्मी फॉर्मल मीटिंग है वो नहीं थी। ये दो अफराद की मीटिंग थी जो अपने अपने एड्स के साथ मिल रहे थे। यानी अगर ये मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान मीटिंग होती तो फिर शायद इसका फॉर्मेट भी डिफरेंट होता
اور اس کے شرکاء بھی ڈیفرنٹ ہوتے اور پھر شاید اس کو شہباز شریف صاحب لیڈ کرتے. لیکن یہ شاید دو انڈیویجولز کی میٹنگ تھی جو بہرحال بڑے رہنما ہیں, لیکن یہ اس کو فارمل رنگ نہیں دینا چاہتے تھے. کم از کم مسلم لیگ نواز اس کو فارمل رنگ قیادت کی میٹنگ کا نہیں دینا چاہتی تھی. وہ شاید مریم نواز اپنی وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت میں یا ذاتی حیثیت میں ایکسپلور کرنا چاہتی تھی, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے تھے. میرا خیال یہ ہے, کیونکہ اسی لیے انہوں نے جان بوجھ کے کوئی بڑی قیادت کا اس کے اندر موجودگی کا اہتمام نہیں کیا. وہ لوگ تھے جو مریم نواز کے بالعموم ان کی معاونت کرتے ہیں, لیکن وہ بڑے رہنما نہیں ہیں. سر تو پھر اس سے ہم یہ سمجھیں کہ ایک فارمل میٹنگ تو نہیں تھی, مگر مریم نواز صاحبہ آہستہ آہستہ جو ہم سب کی شاید ان سے امیدیں بھی ہیں جماعت کے اندر کہ ایک نہ ایک دن وہ اس جماعت کو لیڈ کریں گی, اور وہ خود بھی اپنے آپ کو اس رول میں دیکھتی ہیں, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس طرح کے لوگوں اپنا مطلب کہ جیسے آپ نے کہا کہ اپنے کلوز ایڈز کو بلایا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت دی, کیونکہ آفٹر آل بلاول بھٹو زرداری صاحب تو اس وقت آفیشلی اپنی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں, وہ اس کے چیئرمین ہیں, وہ ہی از ناٹ ون امنگ مینی. یہ درست ہے. دیکھیے یہ اس کو اس بات کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ الیکشن سے پہلے بھی جب ان کے پاس کوئی پارٹی میں کوئی فارمل عہدہ نہیں تھا تو اس زمانے میں بھی انہوں نے ایک بڑی پرزور اور بہت پرجوش مہم چلائی, اور اس کے نتیجے میں ان کا ایک پرسنل پروفائل بحیثیت ایک سیاسی لیڈر کے ان کا قد بہت بلند ہوا. تو اب اگر انہوں نے دوبارہ اسمبلی کے اندر اب دوبارہ سیاست کے اندر متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس رفتار سے نہیں چلیں گی جس رفتار سے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ چلتی ہے جو اسٹیبلشڈ ہے. یہ تیزی سے چلیں گی, زیادہ پرجوش طریقے سے چلیں گی اور اپنے آپ کو ایک مقام تک اسٹیبلش کرنے کی بھی کوشش کریں گی. تو ان کا یہ سٹائل ہے, اور میرا خیال پارٹی کے اندر بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے اس سٹائل کو اور ان کی قیادت کو اور ان کے متوقع جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے, میرا خیال اس کے بارے میں بہت پرجوش ان کے دل میں گوشہ ہے اور اس کی توقع رکھتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ظاہر ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی بھی یہ کوشش کر رہی ہوں گی, اس کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب, آپ نے ہم سے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے چیف جسٹس پاکستان کی, جنہوں نے گزشتہ روز ایک کیس کے دوران یہ بات کی کہ جو عمر قید کی سزا ہے پاکستان کے اندر اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے حوالے سے. انہوں نے گزشتہ روز ایک کیس کے دوران ریمارکس پاس کیے کہ عمر قید کی سزا پاکستان میں عموماً سمجھی جاتی ہے کہ وہ 25 سال ہے, مگر یہ غلط ہے. عمر قید کی سزا عمر قید ہونی چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ شاید کورٹ کو جب موقع ملے تو وہ اس کی تشریح ضرور کریں گے, یعنی کہ کوئی لیگل پریسیڈنٹ اس حوالے سے یا ججمنٹ ضرور لکھیں گے. انہوں نے بھارت کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ بھارت کے اندر جب کسی بھی قیدی کو یا ملزم کو سزا دی جاتی ہے عمر قید کی تو اس سزا کے اندر یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ وہ کتنے سال کے لیے ہوگی. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر صاحب جو ایک ماہر قانون ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. سر تو یہ جو چیف جسٹس صاحب نے بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر 25 سال عمر قید سمجھی جاتی ہے اور یہ غلط ہے, تو یہ کیا کوئی ایک ٹریڈیشن سی بن گئی تھی, کوئی رول ہے؟ یہ 25 سال کا فگر آیا کہاں سے اگر یہ قانون میں نہیں ہے تو؟ اصل میں اس میں ماضی میں کچھ اس میں کافی جو ہے مبہم رہی ہے یہ بات. 1972 سے پہلے جب لا ریفارم آرڈیننس آیا اس سے پہلے جو لائف امپریزنمنٹ کی جو سزا تھی اس کا لفظ جو تھا وہ ٹرانسپورٹیشن فار لائف تھا.
اچھا. ٹرانسپورٹیشن فار لائف کی آپ کو جیسے ٹرانسپورٹیشن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کو کہیں ٹرانسپورٹ کر دیا گیا, آپ کو یاد ہوگا پانی بھیج دیا, بالکل ایگزیکٹلی. اچھا ریلی اس کی ہسٹری یہی ہے کہ ان کو اس علاقے سے کہیں دور بھیج دیا جاتا تھا جہاں جو کہ انڈیمان کا جو جزیرہ تھا وہ کالا پانی ان کو بھیج دیا جاتا تھا, جس کا مقصد یہ لیا جاتا تھا کہ وہ اپنی باقی زندگی جو ہے وہ موت تک وہاں پہ گزارے گا اور واپس نہیں آ سکے گا. صحیح. اس میں جب امینڈمنٹس ہوئی, مختلف لا ریفارمز آرڈیننسز آئے 1972 میں, تو وہ جو ٹرانسپورٹیشن فار لائف کا جو لفظ تھا اس کو لائف امپریزنمنٹ کا نام دے دیا گیا, عمر قید کا. تو ویسے اس کے بارے میں کوئی ایز سچ یہ بات ضرور ہے کہ یہ کہیں پہ ڈیفائنڈ نہیں ہے, لیکن جو ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے, تعزیرات پاکستان, اس کی دفعہ 57 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فریکشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو لائف امپریزنمنٹ ہے, عمر قید ہے, اس کو 25 سال سمجھا جائے گا. بٹ سر اگر کیلکولیٹ کرنے کی بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اس کی کیا وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ضابطہ فوجداری میں بھی اور پاکستان پینل کوڈ میں بھی ایسی پروویژنز موجود ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کسی کی سزا جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے, اس میں ریمیشنز دے سکتی ہے, اس میں معافیاں دے سکتی ہے. تو اس سلسلے میں جو ایک پہلا کیس آیا تھا 1968 میں, پی ایل ڈی 1968-1 اس کا نمبر ہے, وہ جو ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کے 3 ججز نے فیصلہ دیا تھا, اس میں انہوں نے سیکشن 57 پاکستان پینل کوڈ کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا تھا. مقصد اس کا کچھ اور تھا کہ اس وقت ایک سرکولر آیا تھا کہ آپ جتنی زیادہ سزا والے لوگ ہیں ان کی پروونشل گورنمنٹ کو لسٹ بھیجیں تاکہ ان کو معافیاں دی جا سکے. تو اس میں جو سزائے عمر قید کے لوگ تھے ان کا نام نہیں بھیجا گیا تھا. انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی تھی جس میں انہوں نے پھر فائنلی بہت ساری چیزوں کا احاطہ کرنے کے بعد انہوں نے یہی ہولڈ کیا کہ جو دفعہ 57 میں جو فریکشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو سزا متعین کی گئی ہے وہ 25 سال ہے, تو لہٰذا ان کا نام بھی ان قیدیوں کی لسٹ میں بھیجا جائے جن کو معافیاں ملنی ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس میں ابہام ضرور ہے, لیکن پریکٹیکل پرپزز کے لیے جو پہلے جو ٹرانسپورٹیشن فار لائف تھا اس کو سمجھا جاتا. اب جس کو اگر ٹرانسپورٹیشن فار لائف کی سزا ہو گئی تو اب تو کوئی اینڈیمان نہیں تھا, کوئی ایسا ایشو تو نہیں تھا, تو ان کو پھر جب جیل میں بھیجا جاتا تھا تو وہ 14 سال سے 20 سال تک کی وہ قید ہوتی تھی کہ اس سے پہلے آپ کو کوئی ریمیشن نہیں ملے گی. اب جو میں نے 68 پی ایل ڈی لاہور کا جو ذکر کیا, ویسٹ پاکستان لاہور کا, انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کو عمر قید ہوئی ہو, ٹرانسپورٹیشن فار لائف ہو, اس کا جو ہے وہ ایگریگیٹ سزا اگر 14 سال کمپلیٹ کر چکا ہے تو وہ اس سے زیادہ وہ سزا اس کو نہیں رکھا جا سکے گا. اس پہ جتنی معافیاں لگیں گی پروونشل گورنمنٹ کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی وہ اس پہ اپلائی ہوں گی, لیکن اس کو 14 سال قید ضرور کاٹنی پڑے گی ود آل کیلکولیشن آف ریمیشنز. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایکیڈیمک ڈسکشن ہے, اور جو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے جو بات کہی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ جو ہیں یہ کسی بھی قانون کی تشریح جو ہے وہ ان کا ایک آئینی مینڈیٹ ہے کہ وہ تشریح کر سکتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ ایک پریکٹس جو ہے وہ نارملی یہ ہے, اور سیکشن 57 سے جو ہم جو ایک ماخذ کرتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن, اس میں تو یہ ہے کہ اس کی میکسیمم پنشمنٹ 25 سال ہے, اور ان کو معافیاں بھی جو ہیں وہ ایز اے روٹین پروونشل گورنمنٹ کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہیں وہ بھی ملتی رہی ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب چیف جسٹس نے جس طریقے کے اس کا اپنے ریمارکس دیے یا آبزرویشنز دیں, تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی بعد میں کسی کیس میں وہ اس کیس کی مزید وضاحت کر سکیں. تو سر جو انہوں نے انڈین کیس کا دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں وہ ہر جب بھی ججمنٹ دیتے ہیں تو اس کے اندر وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کتنی سزا ہوگی, تو وہاں کیا لیگلی کوئی ایک منیمم یا میکسیمم ہے, اور پھر ججز اس کے اس کے اندر پیرامیٹرز کے اندر سزا ڈیفائن کرتے ہیں؟ جو نارمل روٹین ہے اس میں لائف امپریزنمنٹ کو 14 سال سے لے کر 25 سال تک دی جا سکتی ہے. اس کو کنسیڈر کیا پریکٹس سے آپ کا کیا مطلب, یہ انڈیا کی آپ بات کریں یا ساری دنیا کے اندر؟ انڈیا میں بھی اس کو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا کہ وہ کیونکہ پہلے جو تھا وہ لفظ جو استعمال ہوتا تھا وہ ہوتا تھا ٹرانسپورٹیشن فار لائف کا, اسی کو کسی نے اس کو 14 سال سزا دی, کسی نے 20 سال سزا دی, اور وہ اس کو لائف امپریزنمنٹ بعد میں جو ہے اس کا نام دے دیا گیا. تو یہ تھوڑا سا حل طلب بات ہے, اس پہ تھوڑی سی مزید اس کی تشریح ہو سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی
बड़ी अच्छी लीगल एकेडमिक डिस्कशन होगी, और उसमें जाहिर है कि जब चीफ जस्टिस तो ऑफ सर पाकिस्तान इसकी लीगल एकेडमिक तो आपने डिस्कशन कह दी, बट प्रैक्टिकली जो इसके कोई फ़ायदे हैं जुडिशल सिस्टम के लिए या जो भी कैदी होते हैं, कि क्या हम ये कह रहे हैं कि इट्स टू मच ये कहना कि उनको 25 साल की सज़ा दी है, इसलिए उसको डिफाइन करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि इसको किसी न किसी जगह पे एक डिस्टिंक्शन ज़रूर ड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि किसी जगह पे वो 25 साल कैद दे देते हैं, किसी में लिख देते हैं कि इसको उम्र कैद है या लाइफ सेंटेंस जो है वो दी जा रही है। तो लेकिन उन पे माफियों का इतलाक जो है वो होता है। तो जब माफियों का इतलाक होता है तो फिर जाहिर है कि वहाँ पे कोई एक बेंच मार्क ज़रूर मुकर्रर किया गया है कि उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट इतनी है, और उसमें जितनी भी त्योहारों पे, ईदों पे या जो फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट माफिया देती है, तो अभी तक तो उसका इतलाक होता है। लेकिन अगर इसकी तशरीह ऐसी हो गई कि अगर ये 25 जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद को अगर ये होल्ड कर लिया गया कि वो अपनी आइंदा आने वाली जितनी ज़िंदगी है वो जेल में गुजारेगा, तो फिर तो ये एक बहुत बड़ी चेंज होगी। लेकिन ये आज इस पे बार रूम्स में भी और लॉयर्स में बड़ी इसके जो है इसके ऊपर एकेडमिक डिस्कशन ज़रूर हुई है, और ये एक डिस्कशन शुरू हो चुकी है जिसमें लोगों की डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं और उसके ख्यालात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो पोलियो कैंपेन 3 दिन के लिए पूरे मुल्क में दोबारा से आज शुरू हुई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पोलियो की। मुल्क के अंदर 3 दिन के लिए पोलियो कैंपेन दोबारा शुरू हो गई है, जो पंजाब, कबायली अजला और कराची के अंदर चलाई जाएगी। ये पोलियो कैंपेन जो है इस वक्त हो रही है जब इस साल के अंदर 24 पोलियो के केसेस सामने आए हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पिछले दिनों के अंदर एक रिपोर्ट भी सामने आई, जिसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसको एक्सटेंड किया, बल्कि ये भी कहा कि जो कैंपेन चल रही है पाकिस्तान में, इसके ऊपर एक दोबारा नज़र डालने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि कहाँ ऐसी कोताहियाँ हुई हैं या मसाइल हैं जिसकी वजह से केसेस अभी तक सामने आ रहे हैं। इस कैंपेन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाबर अता साहब, जो वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो में मुहिम है। वेलकम टू द शो बाबर साहब। थैंक यू आरिफा। थैंक यू जी बाबर साहब, तो ये पोलियो कैंपेन शुरू हो गई। पिछली दफ़े जब आपने की थी तो उसमें काफ़ी अनप्लेजेंट वाक़यात सामने आए थे। इस दफ़े आपकी क्या तवक्कुआत हैं, कि इस दफ़े ज़्यादा स्मूथली चल पाएगी? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट दिस टाइम? मोर प्रिपेयर्ड देन लास्ट टाइम, आई शुड। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा आरिफा, आज दूसरा दिन है कैंपेन का। अल्हम्दुलिल्लाह 6 बजे खत्म हुई है, और अटैक तो दूर दूर तक की बात, अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई तल्ख कलामी भी पूरे पाकिस्तान में कहीं रिपोर्ट नहीं हो रही। एंड ऑल्दो आई वाज कुछ मीडिया के हलकों ने क्रिटिसाइज किया, आज भी एक अखबार में छपा हुआ है कि ये पोलियो प्रोग्राम ने गलत डिसीजन लिया है कि FIR ना पेरेंट्स के खिलाफ लगाने का फैसला किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज द राइट डिसीजन। और आप देख रहे हैं कि बिकॉज एट द रॉक बॉटम ऑफ एवरीथिंग, केसेस जो है ना आरिफा, ये तो सिम्पटम है एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। अंडरलाइंग प्रॉब्लम आपकी है लार्ज स्केल कम्युनिटी मिसट्रस्ट, और ये कोई छोटा वर्ड नहीं है ये। अगर मैं कल ही वज़ीरिस्तान से वापस आया हूँ, मैंने खुद वहाँ पे लीड किया कैंपेन, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लोगों के जहनों में किस किस्म के शकूक व शुबहात हैं इस वैक्सीन को लेकर। और ये मतलब एक अजीब सा है कि यार मतलब ये आप नहीं सेल कर सकते कि किसी का बच्चा है और आप उसको बंदूक की नोक पे और FIR की नोक पे आप उसको कहें कि नहीं तुमने कतरे पीने हैं। अब दिस इज समथिंग, तो ये फर्स्ट टाइम ये डिसीजन हमने लिया। एंड खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाके हैं इस वक्त वहाँ पे इस तरह का कोई वो नहीं हो रहा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही। अंडरस्टैंडेबल रिफ्यूजल ज्यादा है, बट इतने ज्यादा नहीं है। यानी अभी जो हमारे पास फिगर्स हैं उसमें पन्नू डिवीजन जिनमें 3 अजला आते हैं, तो वी हैव 8000 रिफ्यूजल, which is much lesser than my first। 8000 रिफ्यूजल्स हैं बाबर साहब अभी तक दो दिनों में, सिर्फ 2 दिनों में 8000 चिल्ड्रन मिस हैं, which is nothing
अच्छा। नथिंग इन कंपेयर टू जो हमने सोचा था कि आप रिस्ट्रिक्शन हटाएंगे, FIR की शर्त खत्म करेंगे, तो हमारा फ्रैंकली हमारा अपना एस्टिमेट था कि दिस शुड क्रॉस 40-50 हज़ार, लेकिन 8,000 इज मैनेजेबल। और उसकी भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि कल जब कैंपेन खत्म होगी तो फिर अगले 5 दिन हम जो है वो इन 8, 10, 12 हज़ार जितने भी रिफ्यूजल होंगे उनको कवर करेंगे। लेकिन ये लेकिन आपने देखा कि कितनी सिचुएशन इंप्रूव हुई है जब आपने फोर्सफुल वैक्सीनेशन की वर्ड को रिमूव किया है, तो जो हमें एक ही तरफ इशारा करती है कि अंडरलाइन प्रॉब्लम। तो बाबर साहब, आपसे जब भी ये इस इशू पे बात होती है और अखबारात में डिबेट होती है तो एक ये भी सामने बात आती है कि इसकी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है सोसाइटी के अंदर इसकी। उस हवाले से क्या आपने पिछली कैंपेन के बाद कोई इक़दामात लिए? आरिफा, पाकिस्तान की तारीख की सबसे आर्ग्यूएबली द लार्जेस्ट एवर, लेट मी यूज द राइट वर्ड, perception management campaign regarding polio or any public health initiative आपके सामने आने वाली है इंशाल्लाह by November 2019, and मैं वादा करता हूँ आपसे आप सब हमें साथ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मगर अभी उसमें कुछ वक्त लगेगा कि वो सामने आएगी। डे इन डे आउट, एंड पाकिस्तान के जो सबसे ब्रिलियंट आपके क्रिएटिव माइंड्स हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो कौन है वो आपको भी नहीं बता। और बाबर साहब, जो वाकया पिछली दफ़े पेशावर में हुआ था जिसके बाद आपको बहुत मसाइल दरपेश हुए, उस तरह उस इलाके में क्या आप इस दफ़े कैंपेन चला रहे हैं अपनी? नहीं आरिफा, पेशावर जो है वो उन डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल नहीं है जो 23%, इट इज अकॉर्डिंग टू प्लान। कोई हमने लिफ्ट ऑफ नहीं की कैंपेन वहाँ पे, और जो हमारा साल के शुरू में प्लान था, दिस इज फॉर, आपको थोड़ा समझा देता हूँ। एक होता है कोर रिजर्वायर कैंपेन और एक होती है आउटब्रेक रिस्पांस कैंपेन। ये आउटब्रेक रिस्पांस कैंपेन है जो उन डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है जहाँ पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ज्यादा। पेशावर ने केस नहीं रिपोर्ट किया, दैट्स व्हाई दिस दो कैंपेन। सही, तो वो जो केसेस हैं वो आप कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर और ये जो कबायली इलाके हैं वहां से रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या आपको लाहौर के अंदर भी रेजिस्टेंस आती है, रिफ्यूजल होते हैं केसेस के? पेशावर इंसिडेंट के बाद डेफिनेटली वहाँ पे हाइक देखी है हमने, लेकिन ये नहीं कि मैं गवर्नमेंट में तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पर्सनली नाम लेके सालिया सईद है वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर लाहौर, शी हैज पर्सनली टेकन द लीडरशिप। और मेरे ख्याल में लाहौर में जो इस वक्त कैंपेन जारी है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन जो आपने लाहौर में पहले देखी होंगी, और कम्युनिटी को एंगेज करके काम किया जा रहा है, और गवर्नमेंट अपनी पर्सनल ओनरशिप लेके काम कर रही है, और डिप्टी कमिश्नर आपको रोडों पे नजर आती हैं, पर्सनली शी इज लीडिंग इट, and that is all that the polio campaign needs, on ground leadership चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर साहब, एंड बेस्ट ऑफ लक विद द कैंपेन। आज के लिए बस इतना ही। We will be back tomorrow at the same time.